रात के पौने 3 बजे थे। तभी उत्कर्ष को सोए हुए मुश्किल से आधा घंटा हुआ था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। वो बिना देखे ही किसका फ़ोन है अपना सर तकिए में घुसाकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार फ़ोन की रिंग ने आखिर उसे उठने पर मजबूर कर ही दिया। हेलो रोशनी। हेलो सर, सॉरी आपको इतनी रात में डिस्टर्ब किया। उत्कर्ष, इट्स ओके। बात क्या है ये बताओ, कॉल क्यों किया? रोशनी, सर दादी माँ की हालत ठीक नहीं, वो बार बार आपको याद कर रही हैं। अब तो दवा भी असर नहीं कर रही। उत्कर्ष, क्या हुआ दादी को? अभी तो कल ही बात की थी, वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से? रोशनी, सर आज सुबह से ही उनकी हालत ख़राब है, वो सिर्फ आपको देखना चाहती हैं। उत्कर्ष, अभी वो कैसी हैं? क्या वो जग रही हैं? मैं उनसे बात कर सकता हूँ? रोशनी, जी। तभी दादी माँ ने इशारा किया। नहीं। रोशनी, ना नहीं सर, वो अभी अभी सोई हैं, बहुत मुश्किल से। उत्कर्ष, ओके, तुम ख्याल रखना उनका, मैं अब आने की कोशिश करता हूँ। रोशनी, ठीक है सर, लेकिन जल्दी कीजिएगा, दादी की हालत सीरियस है। उत्कर्ष, हाँ मैं 1-2 दिन में वापस इंडिया आ रहा हूँ। और फिर उत्कर्ष ने फ़ोन काट दिया। इधर रोशनी ने फ़ोन रखते ही कहा, रोशनी, दादी आपने तो मुझसे झूठ बुलवा दिया, लेकिन सर जब आएंगे तो क्या होगा? दादी, कुछ नहीं होगा, उसकी तू चिंता ना कर। ये बता कब तक आएगा? क्या कहा उसने? रोशनी, 1-2 रोज में बोले हैं कि इंडिया आ जाएंगे। दादी, बस भगवान जल्दी से मेरा उत्कर्ष मेरे सामने आ जाए। इस बार तो उसे वापस ना जाने दूंगी, बहुत हो गई उसकी मनमानी। इस बार तो मैं उसकी एक ना सुनूंगी। रोशनी, लेकिन दादी आपने मुझसे झूठ क्यों बोलने को कहा कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है? आप तो बिल्कुल फिट हैं। दादी, वो इसलिए कि मेरे उत्कर्ष को धन दौलत की तो भूख है नहीं। उसे अगर कोई चीज़ यहाँ ला सकती है तो वो है उसकी दादी, यानी मैं, समझी रोशनी? रोशनी, अच्छा तो ये बात है, आप तो जीनियस निकली दादी। दादी, तो और क्या, मैं तो बचपन से ही होशियार हूँ। इधर उत्कर्ष ने इंडिया जाने की तैयारी कर ली और जाने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड जैकलीन से मिलने गया। जैकलीन, हाय उत्कर्ष। उत्कर्ष, हेलो जैकलीन। फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। जैकलीन, कॉफ़ी? उत्कर्ष, नो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं कल इंडिया जा रहा हूँ। दादी की हालत सीरियस है। जैकलीन, ओह क्या हो गया उन्हें? वो ठीक नहीं है। उत्कर्ष, सी इज़ नॉट वेल। जैकलीन, तो क्या तुम कल ही चले जाओगे? उत्कर्ष, हाँ जाना तो होगा, मेरे अलावा दादी का और कोई नहीं है। जैकलीन थोड़ा उदास हो गई। उत्कर्ष, ओह कम ऑन बेबी, मैं कुछ दिन उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगा। वैसे भी मैं वहाँ सिर्फ अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, वो मुझसे मिलना चाहती हैं, सो जाना ज़रूरी है। जैकलीन, जल्दी आना। और फिर जैकलीन उसके गले लग गई। आई मिस यू बेबी। उत्कर्ष, आई मिस यू टू। और फिर उत्कर्ष रवाना हो गया। इधर दादी माँ अपने पोते उत्कर्ष के आने की खबर से फूली नहीं समा रही थी। आज पूरे 5 साल बाद उत्कर्ष वापस अपने घर आ रहा था। उत्कर्ष ने फ़ोन कर दिया और उनके घर के सबसे वफादार सेवक रामू गाड़ी लेकर निकल चुके थे। इधर उत्कर्ष जैसे ही ट्रेन से उतरा, उसे अपने बचपन की यादें आ गई कि कैसे उसके दादा राणा सिंह उसे अपनी जीप में बैठाकर घुमाया करते थे। इन्हीं सोचों में गुम वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उससे कोई टकराता हुआ हवा की तरह निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक लड़की थी जो बेतहाशा भागी जा रही थी। तभी उसकी नज़र अपने शर्ट पर लटके हुए झुमके पर पड़ी। उत्कर्ष, लगता है ये झुमका उस लड़की का ही होगा जो अभी मुझसे टकराई है, लेकिन ये लड़की कौन है? थी बिल्कुल हवा, झोंके की तरह आई और निकल गई। एनीवे, मुझे उससे क्या होगी कोई। तभी रामू ने सामने से आकर राम राम कहा। रामू, उत्कर्ष बाबू, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उत्कर्ष, हाँ नहीं। और आप कैसे हैं? रामू, मैं तो ठीक हूँ, आज आपको देखकर मन खुश हो गया। आइए। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उत्कर्ष ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उत्कर्ष, रामू जी आप पीछे बैठे, मैं गाड़ी चलाता हूँ। रामू, मालिक आप, मैं चलाता हूँ, आप आराम से बैठे। उत्कर्ष, अब घबराए नहीं, बैठिए, मैं चलाता हूँ। और फिर उत्कर्ष ने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली की तरफ रवाना हो गया। उसे अपने शहर के रास्ते बिल्कुल पहले जैसे ही लग रहे थे। 5 सालों में कुछ खास बदला नहीं था। थोड़ी देर बाद गाड़ी हवेली के बाहर रुकी और उत्कर्ष जैसे ही निकला, रोशनी ने दौड़कर दादी माँ को बताया। रोशनी, दादी सर आ गए। दादी, क्या मेरा उत्कर्ष आ गया? उत्कर्ष को देखने के लिए दादी माँ अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और रोशनी से बोली, मुझे नीचे ले चलो। रोशनी, दादी ये आप क्या कर रही हैं? आप भूल गई कि आपने मुझसे उत्कर्ष सर से क्या कहलवाया था कि आप बीमार हैं? दादी, अरे
हाँ, मैं तो उसके आने की खुशी में अपना ड्रामा ही भूल गई। चल जल्दी से मुझे लिटा दे और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। रोशनी ने जल्दी से उन्हें चादर उड़ा दी और दादी माँ आंखें मूंदने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि जिसे देखकर रोशनी की हंसी छूटने वाली थी कि तभी उत्कर्ष कमरे में आ गया। उत्कर्ष, रोशनी दादी। रोशनी, हेलो सर, आप आ गए। उत्कर्ष, नहीं, मेरा भूत आया है। तुमने इतनी रात को कॉल किया तो मुझे आना ही था। रोशनी, अभी दादी सो रही हैं, रुकिए मैं अभी उन्हें उठाती हूँ। उत्कर्ष, नहीं, सोने दो, मैं जागने के बाद मिल लूँगा। वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, दादी नया भरते हुए कहराते हुए बोली, रोशनी, मेरा उत्कर्ष अभी आया नहीं। उत्कर्ष, दादी माँ, मैं आ गया हूँ। आप आंखें तो खोले, देखिए आपका उत्कर्ष आपके सामने खड़ा है। और फिर दादी ने धीरे से आंखें खोली और उत्कर्ष को अपने पास बुलाया और उसे गले से लगाकर ढेरों प्यार किया, मानो जैसे कि वो कोई छोटा सा बच्चा हो। उत्कर्ष, दादी आप कैसी हैं? रोशनी ने बताया कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैं कल ही आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर आपका इलाज कराता हूँ। दादी, अब तू आ गया है ना मेरा ख्याल रखने वाला, अब जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। उत्कर्ष, वो तो आपको होना ही पड़ेगा दादी, आखिर आपके सिवा मेरा और कौन है। उत्कर्ष, दादी मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। दादी ठीक है, जा। उत्कर्ष के जाने के बाद दादी ने रामू को आवाज़ लगाई। रामू, जी मालकिन। दादी, रामू रसोई में जाकर देखो खाना तैयार हो गया कि नहीं। शेखर इतने सालों बाद आया है, सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए। रामू, जी मालकिन, अभी जाकर देखता हूँ। रामू किचन में, ललिता खाना तैयार हो गया? छोटे साहब यानी उत्कर्ष बाबू आ चुके हैं, जल्दी से खाने की मेज लगा दो। और हाँ, सब कुछ उनकी पसंद का बनाया है ना, जो कुछ बड़ी मालकिन ने बताया था। ललिता नौकरानी, अरे काका, आज उत्कर्ष बाबू के आने की खुशी में उनकी पसंद की सभी चीज़ें बनाई हैं, यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। रामू, अरे नहीं नहीं, पहले मालिक खाएंगे फिर कोई और। ठीक है, तुम खाना लगाओ। इधर से नेहा उन बदमाशों से छुपती फिर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। तभी उसे अपनी दोस्त नीलम का ख्याल आया, जो कि उसी शहर के हॉस्टल में रहती थी। स्नेहा, मैं क्यों ना नीलम से मदद मांगूं, वो जरूर मेरी मदद करेगी। उसने पास के एक टेलीफोन बूथ से उसका नंबर डायल किया। दूसरी तरफ बेल बज रही थी लेकिन फ़ोन नहीं उठा। स्नेहा, ओह, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक बार और ट्राई करती हूँ। उसने दोबारा फ़ोन किया। दूसरी तरफ से नीलम, हेलो, कौन बोल रही हो? स्नेहा, हेलो नीलम। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैं स्नेहा बोल रही हूँ। नीलम, तुम और बताओ कैसी हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? स्नेहा, नीलम, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे अभी कहीं रहने के लिए जगह चाहिए। नीलम, पर तुम तो हॉस्टल में थी। स्नेहा, नीलम प्लीज़, अभी के लिए अगर तू मेरे लिए कोई इंतज़ाम कर दे, बाकी बातें मैं तुझे मिलकर बता पाऊँगी। नीलम, पर मैं तो अपने घर आ चुकी हूँ, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया। नीलम, स्नेहा, अच्छा सुन, मेरी एक दोस्त है जो कि मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, मैं उससे बात करके तुझे उसका पता देती हूँ। और फिर फ़ोन काट दिया। स्नेहा वहीं खड़ी रही कि अभी नीलम फिर से उसे कॉल करेगी, लेकिन काफ़ी देर हो गई, कोई कॉल नहीं आया। स्नेहा, हे भगवान, अब तू कोई मदद कर दे। तभी उसे उन गुंडों की आवाज़ सुनाई दी। अरे यार, ये लड़की कहाँ गायब हो गई? तभी दूसरा बोला, अगर हम उसे पकड़ नहीं पाए तो पता है ना कि हमारी खाल उधेड़ ली जाएगी। हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना है। इधर से नेहा की जान उसकी हलक में समानो फंस गई थी। वो पसीने से तरबतर हो गई थी और उसे बस ऊपर वाले का सहारा था। स्नेहा, हे भगवान, ये मैं कैसी मुसीबत में पड़ गई? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? प्लीज़ मेरी मदद करो। स्नेहा दीवार से चिपकी हुई सहमी सी खड़ी थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि तभी उसने से एक बोला, सुन, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, चलो कहीं और देखते हैं, किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। उनके जाने के बाद स्नेहा ने भी चैन की सांस ली और वहां से निकल गई, लेकिन खतरा तो मंडरा ही रहा था और सर छुपाने के लिए कोई जगह भी समझ नहीं आ रही थी। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? इधर उत्कर्ष फ्रेश हो चुका था और उसने दादी के कमरे में ही खाना मंगवा लिया। दादी, उत्कर्ष आज सब कुछ तेरी पसंद का है, तुझे मूंग दाल का हलवा पसंद है ना, खास तेरे लिए बनवाया है। उत्कर्ष, ओ दादी, आई लव यू। दादी, देख तो जरा कितना दुबला हो गया है, यहाँ खूब घी मक्खन खाएगा तो फिर से गोलू मोलू हो जाएगा मेरा बच्चा। उत्कर्ष, दादी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप क्या चाहती हैं?
कि मैं हाथी हो जाऊं ताकि कोई लड़की मुझे पसंद ही ना करे। दादी, अरे कौन है जो मेरे राजकुमार जैसे पोते को नापसंद करे? तेरे लिए तो एक से बढ़कर एक राजकुमारियां हैं, बस तू जिसे पसंद कर ले। दादी की बात सुनकर उत्कर्ष चुप हो गया। उत्कर्ष जानता था कि अगर वो कुछ और बोला तो दादी का पुराना शादी का राग शुरू हो जाएगा, इसलिए उसने बात बदल दी। उत्कर्ष, दादी रोशनी आपका ध्यान रखती है? आप कहें तो मैं किसी और को आपकी देखभाल के लिए रख दूं। दादी, उत्कर्ष बेटा, अभी तो सफ़र से थका हारा आया है, आराम कर ले, तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उत्कर्ष, जी दादी। और फिर उत्कर्ष वहाँ से अपने कमरे में चला गया। स्नेहा किसी तरह एक सराय में जाकर शरण ली, लेकिन वो बहुत परेशान हो चुकी थी। वो सोचने लगी कि एक पल में ही उसकी ज़िंदगी ने कैसी करवट ली। कल तक वो कितनी खुश थी और अचानक से उसके सामने उसकी ज़िंदगी का कितना भयानक सच सामने आ गया, जिस पर उसे अब भी यकीन नहीं था कि उसकी माँ, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि अब आगे क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, कौन उसका अपना है। और यही सब सोचते हुए पूरी रात गुजर चुकी थी। सुबह की किरणें उसके चेहरे पर चांदनी की तरह छटक रही थी। आखिर वो थी ही इतनी खूबसूरत। वो उठी तो उसे जोरों की भूख लगी थी और चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। इधर उत्कर्ष भी उठ चुका था। हवेली में काफ़ी चहल पहल थी। उसने रामू को आवाज़ दी, रामू जी। उत्कर्ष, बाबू आपने मुझे बुलाया? उत्कर्ष, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? हवेली में कुछ है क्या? रामू जी, छोटे मालिक, आपके आने की खुशी में दादी माँ ने दावत का आयोजन किया है। उत्कर्ष, ठीक है आप जाइए। रामू, आपको कुछ चाहिए था मालिक? उत्कर्ष, नहीं। उत्कर्ष दादी माँ के कमरे में। उत्कर्ष, दादी ये सब क्या है? दादी, अरे उत्कर्ष, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी बेटा। तू पूरे 5 साल बाद वापस आया है। जब से तुम्हारे दादाजी गए हैं इस हवेली की रौनक चली गई। अब तू वापस आ गया है तो सोचा कि कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बुलाकर दावत कर दूं। इसी बहाने तुमसे लोग मिल भी लेंगे। उत्कर्ष, दादी पर आपकी तबीयत खराब है और आप ये। दादी, अब परवर मत कर, जाकर तैयार हो जा। और रही बात मेरी तो अब इस बुढ़ापे में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। उत्कर्ष, ये दादी न पक्का किसी से मुझे मिलवाएंगी। ये जरूर मेरी शादी के चक्कर में पड़ी हैं, मेरी आज़ादी छीनना चाहती हैं, लेकिन मैं भी आपका ही पोता हूँ, इस झंझट में नहीं फंसने वाला। शाम हो चुकी थी, सारे मेहमान आ चुके थे। दादी, रामू गरीबों को पहले भोजन करा दो। रामू, जी दादी, उन्हीं के लिए भोजन जा रहा। स्नेहा को काफ़ी भूख लग रही थी और वो काफ़ी थक चुकी थी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग लाइन में खाना ले रहे हैं। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो उसने भी लाइन में लग कर खाना ले लिया। वहाँ खड़े लोग आपस में खुसर-फुसर कर रहे थे, अरे इतने अच्छे कपड़े पहनकर हम गरीबों की बेइज्जती कर रही है। तभी दूसरा, शक्ल से तो किसी अच्छे घर की लग रही है, लेकिन यहाँ खाना क्यों ले रही? तभी उन्हीं में से एक बोला, अरे भाई अपना लो और आगे बढ़ो, और लोग भी लाइन में हैं। हाँ हाँ ले रहा हूँ भाई। स्नेहा ने खाना लिया और अपना चेहरा छुपाकर वहीं कोने में बैठ गई और धीरे से एक निवाला मुंह में रखा। उसकी आंखों से आंसू उसके गालों को भिगोने लगे। इधर दादी ने रामू से गरीबों को कपड़े और पैसे दान करने के लिए उत्कर्ष को बुलाने को भेजा। रामू, छोटे मालिक, दादी माँ आपको बुला रही है। उत्कर्ष, ठीक है आप चले, मैं आया। उत्कर्ष, जी दादी, आपने बुलाया? दादी, हाँ उत्कर्ष, चलो गरीबों को अपने हाथों से कपड़े और पैसे दान कर दो। उत्कर्ष, पर दादी मैं। दादी, हाँ तू और कौन, इस हवेली का इकलौता वारिस है तू। ये धर्म कर्म के काम तो तुझे ही करने हैं ना बेटा, चल शाबाश। स्नेहा कोने में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी उसने लोगों की बातें सुनी, अरे चलो हवेली के अंदर सबको दान मिलने वाला है। और फिर सब उठकर अंदर जाने लगे। तभी एक औरत ने कहा, अरे सुनो, तुमको नहीं जाना है क्या? स्नेहा, मैं कहाँ? औरत, तुमको पता है पैसे मिलेंगे अंदर, मैं तो चली, तुमको चलना है तो चलो। स्नेहा सोच में पड़ गई कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। उस औरत की बात सुनकर स्नेहा सोचने लगी कि उसके पास पैसे हैं नहीं, अगर वो अंदर जाए तो उसे भी पैसे मिलेंगे। यही सब सोचकर आखिरकार उसने भी हिम्मत करके अपना चेहरा दुपट्टे से ढका और धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगी और उसी लाइन में लग गई जिसमें सारे लोग लगे थे।
उसने देखा एक हैंडसम सा नौजवान अपने हाथों से कपड़े और पैसे लोगों को दे रहा था। स्नेहा, कुछ लोग क्या किस्मत लेकर आते हैं, हर चीज़ उनके पास होती है, धन दौलत शोहरत और भी बहुत कुछ, और मेरी जैसी किस्मत की कोई ठिकाना ही नहीं, कल क्या होगा। इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी उसके पीछे खड़ी औरत ने कहा, आगे बढ़ो, पैर जम गए क्या, हमारा भी नंबर आने दो। स्नेहा हड़बड़ा कर आगे बढ़ी और तभी वो लड़खड़ा कर गिरने वाली ही थी कि उत्कर्ष ने उसे पकड़ लिया। स्नेहा ने जल्दी से लिफाफा लिया और फिर वहाँ से निकल गई। उत्कर्ष, सुनिए, कपड़े तो आपने लिए नहीं। लेकिन सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। उत्कर्ष, रामू जी आप जरा इन लोगों को देखें, मैं अभी आया। उत्कर्ष ने उसका पीछा किया लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही थी। उत्कर्ष पता नहीं कौन थी, सिर्फ पैसे लिए और ऐसा लगा कि जैसे ये वही लड़की थी जो उस दिन मुझसे टकराई थी। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो जैसे डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।